तो वो सभी स्टूडेंट्स जो 10th क्लास 11th क्लास में आए हैं और जिन्होंने कॉमर्स को चूज किया है, का वार्म वेलकम है। बिकॉज आपने लाइफ का सबसे ज़्यादा सही डिसीजन लिया है कि आज के टाइम में आप देखिए पूरा जो इकोनॉमी है, पूरा जो हमारा कंट्री है डियर, वो कमर्शियल हो चुका है। और कॉमर्स के फील्ड में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पूरे जोश के साथ देखिए 10th का रिजल्ट अभी नहीं आया है, रिजल्ट भी आ जाएगा। आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। लेकिन रिजल्ट का हम वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास के अंदर आपने कॉमर्स को सेलेक्ट किया है। और कॉमर्स को सेलेक्ट करने के बाद में ये आपका मोटिव हो जाता है कि आप सीए या सीएस एग्जाम को क्रैक करें। और सीए सीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना होगा डियर, आपको स्टार्टिंग से अपने तीनों जो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, उसको बूस्ट करके चलना पड़ेगा। मैं आज आपको लेके आ गया हूँ इकोनॉमिक्स की दुनिया के अंदर। और आज हम थोड़ी बात करेंगे कि क्लास 12th में कितनी बुक्स हैं, और हम आज ही फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट भी कर देंगे। शॉर्ट में समराइज करता हूँ आपको कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस किस तरह से है। शॉर्ट में देखिए, तो आपकी डियर दो बुक्स यहाँ पे आपको स्टडी करनी है। एक बुक रहेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक बुक रहने वाली है आपकी, क्या रहने वाली है डियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो बुक आप देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेरी इंटरेस्टिंग है। बहुत इसमें न्यूमेरिकल्स भी आप स्टडी करेंगे, और बहुत ही कंसेप्ट जो इंटरेस्टिंग है वो आप स्टडी करेंगे। तो हमारी सेकंड बुक है डियर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये थोड़ी थ्योरी बुक है, लेकिन इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में जब स्टडी करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अब इस अगर आज सेकंड बुक की बात करें, क्योंकि मुझे इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, तो ये बुक देखिए क्या है। जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, ये बुक पूरी एक स्टोरी की तरह है ना। इस स्टोरी के अंदर आप ऐसा मान सकते हैं टोटल मिलाकर के 8 चैप्टर्स की स्टडी हम लोग करेंगे। अब वो 8 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब नाम तो चैप्टर का क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ आजादी के समय की बात नहीं करते हैं, आजादी से पहले की बात भी करते हैं। यानी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की बात भी की जाएगी, ब्रिटिश रूल से पहले की बात भी की जाएगी, और आजादी के टाइम की बात भी की जाएगी। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया। सेकेंड चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990, यानी 1950 से लेकर के 1990 में इंडियन इकोनॉमी कंडीशन क्या थी। फिर थर्ड चैप्टर आएगा लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो सेकेंड चैप्टर में प्रॉब्लम्स रही उनका सॉल्यूशन हम लोगों ने किस तरह से किया। इसके बाद में लगातार 4 चैप्टर्स इंडियन इकोनॉमी के सामने जो चैलेंजेस है हम लोग उसकी बात करते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस 4 हैं। पहला चैलेंज क्या है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स कम है, यानी हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम है। दूसरा चैलेंज क्या है, मोस्ट, अगर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, यानी वो रूरल एरिया में रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे यहाँ पे रूरल एरिया का डेवलपमेंट आज भी नहीं हो पाया है। तो सेकंड चैलेंज आता है रूरल डेवलपमेंट। फिर आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो एक चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट का आता है, तो हम स्टडी करेंगे एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर। उसके बाद में हम क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, एनवायरमेंट का, तो एक चैलेंज और आएगा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और लास्ट चैप्टर के अंदर हम अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे अपने दो नेबरिंग कंट्री के साथ में। एक है इंडिया, और एक अपने नेबरिंग कंट्रीज इंडिया का, यानी कंपेरिजन करना है किसके साथ में, एक है पाकिस्तान और एक है चाइना। तो ये पूरी बुक एक स्टोरी की तरह है। आज हम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए जो चैप्टर है डियर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके अगर स्टडी की हम लोग बात करें, तो सबसे पहले आप ये समझिए इस चैप्टर को, हम पूरी इस चैप्टर की स्टडी को कुछ पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब पॉइंट्स कैसे कैसे हैं, हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की, हम बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन की, हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। यानी ये 7 पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर की स्टडी में चलने वाले हैं।
अब सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि ये 7 पॉइंट्स भी कैसे हम लोग याद करें। जैसे ही आपके सामने फर्स्ट चैप्टर की स्टडी आए कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये 7 पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। यानी ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का ये माइंड मैप है, फर्स्ट चैप्टर का ये माइंड मैप है। और ये माइंड मैप कैसे सेट होगा, तो देखिए इसके लिए आपको बोलना होगा कि दो क्षण क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक तो आया इंट्रोडक्शन, एक आया कंडीशन, ये भी शन, ये भी शन। तो आप जब 7 पॉइंट्स की तैयारी करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, दो शन, दो सेक्टर। दो सेक्टर क्यों बोल रहा हूं, एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर, दो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक तो आ गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एक आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां भी स्ट्रक्चर और यहां भी स्ट्रक्चर। अब इन 7 पॉइंट्स में से एक पॉइंट रह गया, और वो क्या रह गया, फॉरेन ट्रेड। तो रह गया बस फॉरेन ट्रेड। कैसे बोलेंगे, दो शन, दो सेक्टर, दो स्ट्रक्चर, रह गया बस फॉरेन ट्रेड। तो बोलना है दो शन, दो सेक्टर, दो स्ट्रक्चर, रह गया बस फॉरेन ट्रेड। तो आपका माइंड मैप बन जाएगा कि इस फर्स्ट चैप्टर की स्टडी में हमें 7 पॉइंट्स के साथ स्टडी करनी है। पहला पॉइंट क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, डेमोग्राफिक कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। और रह गया बस फॉरेन ट्रेड। तो दो शन, दो सेक्टर, दो स्ट्रक्चर, रह गया बस फॉरेन ट्रेड। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराऊंगा, क्योंकि हम बहुत अर्ली क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी बहुत लॉन्ग क्लासेस नहीं रखेंगे, स्मॉल क्लासेस रखेंगे। लेकिन स्मॉल क्लास के साथ में आप जो भी डियर आज स्टडी कर रहे हैं वो आज ही आपको लर्न भी करना है। इसीलिए हमारा मोटिव क्या है डियर, हम चाहते हैं कि आपको इस क्लास को देखने के बाद में किसी भी कोचिंग की नीड ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको ना करने पड़े। आप बस इस वीडियो को देखें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, और आपके मार्क्स नेक्स्ट जो सेशन है हमारा 25-26 का, उसमें आप इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 मार्क्स अचीव करें। हमारा भी टारगेट यही है और आपका भी टारगेट यही। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए बात करता हूं क्या, इंट्रोडक्शन। तो देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर हम कैसे स्टडी करेंगे, हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल क्या थी, और ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या थी। चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम यहां पे जानना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल क्या थी, और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या थी। तो बात करें अगर बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, तो 3 पॉइंट्स के साथ में हम स्टडी करेंगे, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, और वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो फिर प्रॉस्पेरस इकोनॉमी क्या है, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी का मतलब क्या है डियर, कि हमारी इकोनॉमी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं थी। अब इकोनॉमी वर्ड आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, तो इकोनॉमी को आप समझो कंट्री की तरह। यानी जब मैं कहूंगा इकोनॉमी माने कंट्री की बात कर रहा हूं, यानी हमारी कंट्री किसी पे डिपेंड नहीं थी, हम डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट बहुत कम कर रहे थे। तो प्रॉस्पेरस, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, प्रॉस्पेरस, क्योंकि हमारे पास में प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था। क्योंकि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आती है, तो हमारे पास में प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, है ना, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। सेकंड पॉइंट देखिए, एग्रेरियन इकोनॉमी। अब एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यानी हम कह सकते हैं हमारे यहां पर बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे थे, इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर रहे थे, सर्विस सेक्टर के अंदर काम नहीं कर रहे थे, वो कहां काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। अब एग्रीकल्चर वर्ड का ही सिनोनियम मान सकते हैं आप, एग्रेरियन। तो एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी, इकोनॉमी मींस कंट्री, हमारी कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग काम कहां पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या आया, वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। अब देखिए वर्ड आया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर हाथों से काम होता है।
वो इंडस्ट्रीज कहलाती हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और वेल नोन, हम ऐसी इंडस्ट्रीज में वेल नोन थे, हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत ही कैसी थी, बेहतरीन थी। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल हम कहें, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट्स के साथ में आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट क्या, प्रोस्पेरस इकोनॉमी, यानी हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या आया, एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तीसरा पॉइंट क्या आया, वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे हाथों से काम होता है, उसमें हम वेल नोन थे, हम डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे थे। फिर बात आती है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री की कंडीशन क्या रही? तो आप वर्ड यहां पे देख रहे हैं स्टैग्नेशन। अब स्टैग्नेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन मींस क्या, जड़त्व की स्थिति, यानी नो मूवमेंट, नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, स्टैग्नेंट। हम लोग स्टैग्नेंट हो गए, हमारी जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं हुआ, हमारी पर कैपिटा इनकम के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुआ। तो सवाल ये है, जब पहले हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ये स्टैग्नेंट क्यों हो गई? इसके पीछे कुछ रीजंस थे। पहला रीजन क्या रहा है, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो ब्रिटिश लोग थे वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, प्रमोट करना चाहते थे, किसको? ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, धन प्राप्त करना, यानी इकोनॉमिक मींस मनी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पर्संस थे, ब्रिटिश लोग थे, वो अपने ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना चाहते थे और प्रमोट भी करना चाहते थे। इसी वजह से हमारा कंट्री का ग्रोथ बिल्कुल रुक गया, और उसको हम क्या बोले हैं, स्टैग्नेशन। अब ये स्टैग्नेशन का ओरिजिन क्या था? क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने हमारी जीडीपी पर कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। हमारी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय को मेजर करने के लिए भी इन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया। तो जब जीडीपी का मेजरमेंट ही नहीं हुआ, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय का मेजरमेंट ही नहीं हुआ, तो जो हमारा ग्रोथ था वो स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया पूरी तरह। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्रिटिश लोगों ने तो कोई जीडीपी पर काम नहीं किया, पर कैपिटा इनकम पर काम नहीं किया, लेकिन कुछ इंडियंस थे जिन्होंने इसको मेजर करने की कोशिश की है, और उन्होंने मेजर करने के बाद में बताया कि लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, कि हमारा नेशनल इनकम बहुत ही लो था और पर कैपिटा इनकम भी बहुत लो था। जब इन्होंने मेजरमेंट किया तो उन्होंने बताया कि 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हमारा जीडीपी लेस देन 2% था, लेस देन 2%, और पर कैपिटा इनकम 0.5%। कितना था? 0.5%। जीडीपी कितना था डियर? जीडीपी को हम लोग नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। तो नेशनल इनकम कितना था? 2% से भी कम, 2% से भी कम, लेस देन कितना? 2%। और पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 0.5%, 0.5%। नेशनल इनकम लेस देन 2% और पर कैपिटा इनकम 0.5%। अब सवाल यह है कि इसको मेजर करने वाले कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे? 5 नाम आपको याद करने हैं, और 5 नाम आराम से याद नहीं होते हैं, लेकिन हमको बिल्कुल आराम से याद करा देंगे। तो देखिए कि पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इसको मेजर करने के लिए 5 लोगों ने काम किया। और वो काम किस किस ने किया डियर? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बड़े जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। देखिए नाम है पूरा दादाभाई नेरोजी, तो आप सिर्फ बोलिए नेरोजी। यहां पूरा नाम है विलियम डिग्बी, पूरा नाम क्या है? विलियम डिग्बी। आप पहले यहां से बोलो डिग्बी। फिर है वीके आरवी राव। फिर क्या है? आरसी देसाई। और लास्ट नाम आता है फिंडले शिराज। इन 5 लोगों ने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने के लिए वर्क किया। अब ये 5 नाम कैसे याद होंगे? देखिए तरकीब क्या है, यहां से लीजिए नेरोजी, डिग्बी, वीके आरवी राव, राव से बना आर, यानी
आर सी देसाई, और ये सब हैं आपस में फ्रेंड, यानी फिनले शिराज, यानी फिनले शिराज। कैसे हुआ? नेरोजी, डिग्बी, पीकेआरवी राव, राव राव राव, राव से बना आर यानी आरसी देसाई, आपस में है फ्रेंड्स, यानी फिनले शिराज, फिनले शिराज। अब यहां भी कुछ बात इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी होगी। सबसे पहले मेजरमेंट किया दादा भाई नरोजी ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन सब में जो साइंटिफिक स्टडी है वो किसकी थी? वीकेआरवी राव की। साइंटिफिक कह दें या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह दें, वो स्टडी किसकी थी? वीकेआरवी राव की। कैसे हुआ? नेरोजी, डिग्बी, वीकेआरवी राव, राव राव राव, राव से बना आर, राव से बना आर, यानी आर सी देसाई, और ये सब हैं आपस में फ्रेंड्स, फिनले शिराज। वैसे सबसे पहले मेजर किसने किया? दादा भाई नरोजी ने। साइंटिफिक किसकी स्टडी है? वीकेआरवी राव की, वीकेआरवी राव की। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर समझाने की कोशिश की है। पूरी बुक इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग स्टाइल के अंदर हम लोग कवर करेंगे। बस आपका काम क्या डियर, आप जो भी स्टडी करते हैं उसके नोट्स बना लीजिए और 100 मार्क्स के लिए तैयारी कीजिए। अगर क्लास पसंद आई है तो बढ़िया प्यारा सा एक लाइक और कमेंट करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।